हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो डायनेमिकल सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए वो ऑलरेडी डिस्कस हम पूरा कर चुके हैं। देन थर्ड यूनिट में मैंने इतना कराया हुआ कि आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं फोर्थ यूनिट, फिर इसके बाद सेकेंड यूनिट में जो मेरे को कराना है नेवियर स्टॉक वाला। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एंड मैं कोशिश करूँ कि इसको आप थियोरी के उसमें समझाऊं जो आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाए। एंड क्या है जो वहाँ पे आपके नोट्स में क्या था, पैराग्राफ टाइप में थे, तो मैंने उनको पॉइंट्स में बना दिया कि हम आसानी से समझ सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो डायनेमिकल सिमिलैरिटी का मतलब होता है गतिशील समानताएं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया है, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसका मतलब समझते हैं। We have observed that due to non-linear character of the fundamental equation governing the flow of a viscous compressible fluid, there are no known general method for solving them. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मेरे पास विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसके फ्लो को नियंत्रित करने वाले, ठीक है, नियंत्रित करने वाले जो फंडामेंटल इक्वेशन है उनके नॉन लीनियर कैरेक्टर के कारण हमारे पास यहाँ पे कोई भी जनरल मेथड नहीं है इनको सॉल्व करने का। ठीक है, बोला क्या गया है कि मेरे पास विस्कस हो गया कंप्रेसिबल फ्लूइड है। इतना क्लियर हो गया। तो इस विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो को यहाँ पे नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने वाले जो मेरे पास फंडामेंटल इक्वेशन होते हैं, फंडामेंटल जो इक्वेशंस होती हैं मेरे पास, फंडामेंटल इक्वेशंस, उनके नॉन लीनियर कैरेक्टर के कारण हमारे पास यहाँ पे कोई भी जनरल मेथड नहीं है। तो आई होप ये चीज आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। मेरे पास विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड लिया मैंने, ठीक है, एक विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो उसके फ्लो को कंट्रोल करने वाले जितने फंडामेंटल इक्वेशंस हैं उनके नॉन लीनियर कैरेक्टर के कारण मेरे पास इसका कोई भी जनरल मेथड नहीं है इनको सॉल्व करने का। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देखो, ओनली इन फ्यू पर्टिकुलर केसेस and that too under restricted condition exact solution of these equation for all ranges of viscosity exist and a few of them have already been considered। अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब तक तो हमें बोल रहे हैं कि उनके पास कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि इन इक्वेशंस के एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए हैं, बट वहाँ पे भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है। और जो यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास विस्कोसिटी की सभी रेंजेस के लिए एग्जिस्ट है। इतना क्लियर हो गया। और जो ये केसेस हैं हमारे पास इनको ऑलरेडी उन्होंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अब तक तो बोला कि उनके पास जनरल सॉल्यूशन नहीं है, इस पॉइंट में बोल दिया कि अगर उनके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन है भी उन इक्वेशंस का तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है। ठीक है, और उनको वो कंसीडर कर चुके हैं। इतना क्लियर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, however attempt have been made to simplify these equation for two extreme cases of viscosity, very large or very small। ठीक है, and we have well established theory for these cases which are respectively known as theory of slow motion, ठीक है, theory of boundary layers, but the cases of moderate viscosity cannot be interpreted from these two theories। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, अब तक था कि पहले सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन था नहीं, कुछ फिर पर्टिकुलर केसेस आए जिनमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है पर उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इन इक्वेशन जो मेरे पास ये इक्वेशंस है इनको सिंप्लीफाई करने का उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया वहाँ पे। तो हमारे पास विस्कोसिटी के टू एक्सट्रीम केसेस हमें वहाँ पे मिले। ठीक है, जो उन्होंने जो इक्वेशंस है ना बेटा उनको सिंप्लीफाई करने की उन्होंने कोशिश की, तो हमारे पास विस्कोसिटी के टू एक्सट्रीम केसेस के लिए बात समझ आई। जो हमारे पास टू एक्सट्रीम केसेस कौन कौन से हैं, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। यहाँ पे ध्यान से समझो, विस्कोसिटी
की बात चल रही है तो विस्कोसिटी के यहाँ पे टू एक्सट्रीम केसेस है, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल। ये दो केसेस है मेरे पास, वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। तो इन टू एक्सट्रीम केसेस के लिए जो मेरे पास वेरी लार्ज वेरी स्मॉल है, उन्होंने उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया। फिर उन्होंने वहां पे देखो प्रयास किया, वी हैव वेल एस्टेब्लिश थ्योरी। तो हमारे पास इन केसेस, ये जो केसेस हैं इनके लिए हमारे पास एस्टेब्लिश थ्योरी है, जो कि हमारे पास मतलब रेस्पेक्टिवली उन्होंने बोला है। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्लो मोशन और थ्योरी ऑफ बाउंड्री लेयर्स। तो ये दो जो हमारे पास ये केस विस्कोसिटी के एक्सट्रीम केसेस है ना, जिनको वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। तो उनकी हमारे पास उनके लिए वहाँ पे दो थ्योरीज हैं ये वाली, ठीक है। इन थ्योरी का नाम याद कर लेंगे, थ्योरी ऑफ स्लो मोशन, थ्योरी ऑफ बाउंड्री लेयर्स। अब देखो बेटा, जो हमारे पास इन केस मॉडरेट विस्कोसिटी के केस में अगर बात करें तो ये थ्योरी उसकी व्याख्या नहीं कर पाते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बात समझ आई, ठीक है। अब तक का अभी एक और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ओवरव्यू देख लेंगे कि हमने अब तक थ्योरी में मतलब लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ा। अब further, even in these two extreme cases we find great mathematical difficulties and therefore most of the research on the behavior of viscous fluids have been carried out by the experiment। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब ये दो एक्सट्रीम केसेस हमारे पास विस्कोसिटी के जो एक्सट्रीम केसेस हैं, तो इसमें जब हम इसको सॉल्व करने की, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ग्रेट मैथमेटिकल डिफिकल्टीज देखी। वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी मैथमेटिकल जो हमारे पास एरर्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो वहाँ पे हमने देखी। और जो मेरे पास यहाँ पे बोला जो विस्कस फ्लूइड है उसके बिहेवियर पर काफ़ी रिसर्च ऑलरेडी मतलब एक्सपेरिमेंट द्वारा काफ़ी रिसर्च किए गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सार मतलब जो पूरा का पूरा मेन रीजन क्या निकलता है, जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्या निकल रहा है। सबसे पहले हमारे पास विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड लिया, उसके फ्लो को कंट्रोल करने वाले जो फंडामेंटल इक्वेशन है उनके नॉन लीनियर कैरेक्टर के कारण हमारे पास उसके पास कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है। पहला केस तो ये आ गया। फिर उन्होंने बोला कि इनको जो इक्वेशन है इनके एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशंस हैं, ठीक है, और जो ये ऑलरेडी कंसिडर किए गए हैं। फिर विस्कोसिटी के एक्सट्रीम केसेस के लिए, एक्सट्रीम केसेस मेरे पास कौन कौन से हैं, वेरी लार्ज वेरी स्मॉल। इन पर हमारे पास उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया गया है। तो उसके लिए वहाँ पे हमारे पास दो थ्योरी यहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश हुई, थ्योरी ऑफ स्लो मोशन, थ्योरी ऑफ बाउंड्री लेयर्स। बट अगर मैं मॉडरेट विस्कोसिटी के केस में बात करूँ तो ये थ्योरी वहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती। ये चीज़ हमने पढ़ लिया। फिर जब हम इनका सॉल्यूशन मतलब टू एक्सट्रीम केसेस पर बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकली डिफिकल्टीज काफ़ी आई, ठीक है। और ऑलरेडी जो हमारे पास विस्कस फ्लूइड है उसके बिहेवियर पर हम काफ़ी सारे मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इतना पूरा सार था कि हमारे पास पहले जनरल सॉल्यूशन थे नहीं, किसके कारण नहीं थे वो भी बता दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आए तो रिस्ट्रिक्शन थी। फिर विस्कोसिटी के टू एक्सट्रीम केसेस पर यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पे हमारे पास दो थ्योरी स्टैब्लिश की गई, पर वो भी हमारे पास मॉडरेट विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इनफ नहीं थे। फिर जब हम इनको सॉल्यूशन मतलब एक्सट्रीम केसेस पे बात कर रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी सारी मैथमेटिकल डिफिकल्टीज आई हमने। तो ऑलरेडी हमारे पास जो विस्कस फ्लूइड है उसके बिहेवियर के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो फोर्थ पॉइंट आपका पक्का हो गया एज ए थ्योरी, ठीक है। अब चलते हैं हम 5 पॉइंट पर। इन प्रैक्टिकल केसेस सच एज डिजाइनिंग ऑफ शिप, देखो प्रैक्टिकल केसेस यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन प्रैक्टिकल केसेस सच एज डिजाइनिंग ऑफ शिप, एयरक्राफ्ट, अंडर वाटर प्रोजेक्ट etc एक्स्ट्रा, ठीक है, इट इज यूजुअली नेसेसरी टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स एंड टू रिलेट देयर बिहेवियर to that of the actual object. In fact, the model and the prototype should be what is called as dynamical similar। अब देखो यहाँ पे 5 पॉइंट में क्या बोला गया वो ध्यान से समझना बेटा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पॉइंट बोला गया कि अगर हम प्रैक्टिकल केसेस की बात करें तो आपको पता होगा जैसे शिप के डिजाइन कर देते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, अंडर वाटर प्रोजेक्ट जो पानी वाले जो हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं वो हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उनके मॉडल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। मॉडल पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनके बिहेवियर को एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेट करना हमारे लिए जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखो क्या किया, जब हमें जैसे कोई भी अगर इंजीनियर्स होते हैं या जैसे भी वो किसी उस पर वर्क कर रहे होते हैं तो वो एक मॉडल पर काम करते हैं। अब वो मॉडल इसी तरीके से होता है कि जो हमारे पास एक्चुअल बनेगा उससे वो रिलेट करें, प्रॉपर उसके बिहेवियर से रिलेट करें। तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में सेट रखो कि मॉडल पे काम किया पर वो जो एक्चुअल वर्क होगा उससे रिलेट करें। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि हमने शिप डिजाइन करी, एयरक्राफ्ट से जो रिलेटेड होते हैं, अंडर वाटर प्रोजेक्ट हो गए, तो उनके हमने मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट किया और उन जो मॉडल्स पर एक्सपेरिमेंट किया उनका बिहेवियर एक्चुअल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उनसे रिलेट करना जरूरी है। ठीक है। इनफैक्ट द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप शुड बी व्हाट इज कॉल्ड एज ए डायनेमिकल सिमिलर। तो जो मेरे पास यहाँ पे मॉडल होंगे, प्रोटोटाइप होने, वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम उनको डायनेमिकल सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, कहें। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा। आगे देखो, मैथमेटिकली स्पीकिंग टू फिजिकल सिस्टम आर इक्विवेलेंट। हम अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैथमेटिकली अगर मेरे पास दो फिजिकल सिस्टम है उनको इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इफ द गवर्निंग इक्वेशन एंड द बाउंड्री कंडीशन ऑफ टू इक्वेशन आर सेम। मतलब दो फिजिकल सिस्टम हो गए मेरे पास। देखो एक फिजिकल सिस्टम ये है मेरे पास, दूसरा फिजिकल सिस्टम ये है। तो इन दोनों फिजिकल सिस्टम को हम सेम या इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इक्विवेलेंट हम कब कहेंगे, जब मेरे पास उसकी गवर्निंग इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन जो है दोनों सिस्टम की क्या हो, सेम हो। तो इस तरीके से रखना, एक सिस्टम ये हो गया, दूसरा सिस्टम ये हो गया, इन दोनों के इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब उसकी हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन, इतना क्लियर, दोनों के दोनों सेम, ये क्या होनी चाहिए मेरे पास, सेम। तब हम मैथमेटिकली दो फिजिकल सिस्टम को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम, क्योंकि दो सिस्टम हुए वो इक्विवेलेंट हो गए। इक्विवेलेंट वो कब होंगे, जब उनकी गवर्निंग इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन सेम होंगी। और जब वो इक्विवेलेंट है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम। तो आई होप ये चीजें तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे 6 पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम इसका 7 पॉइंट देखते हैं। One obvious condition is that models should be geometrical similar to the prototype, which means that we can obtain the actual object from the model by enlarging or contracting its size in every direction in the same proportion। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ से हमारे पास देखो डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम हमने देख लिया कि क्या होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर है, ऑब्वियस मतलब क्लियर कंडीशन है कि जो भी हमारे पास मॉडल होता है वो प्रोटोटाइप के ज्योमेट्रिकल सिमिलर होना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम कोई मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई भी मतलब चीज मतलब बना रहे हैं कोई भी सिस्टम, ठीक है, तो हम उसका जब मॉडल तैयार करते हैं तो वो हम इस तरीके से करते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। जैसे भी हम बाई चांस हवाई जहाज बना रहे हैं, ठीक है, उसका सैंपल हमने बनाया तो हम उसका सैंपल इस तरीके से, उसका मॉडल इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमारे पास अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट हम उसका बनाएंगे तो उसके ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो। ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, विच मीन्स, इसका मीन्स क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो मॉडल है उससे हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि हम उसमें सेम प्रोपोर्शन में किसी भी डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन, किसी भी एवरी डायरेक्शन में उसके साइज को हम घटाएं बढ़ाएं, ठीक है, उस तरीके से उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएं, कुछ प्रॉब्लम वो करें, उसके बाद भी हमारे पास जो मॉडल है उससे हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है। तो इस पूरे जो हमारे पास यहाँ पे 7 का मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास यहाँ से क्लियर होता है कि जो हमारे पास प्रोटोटाइप है,
ठीक है। जो मॉडल हम यहाँ पे बनाएंगे, मॉडल जो है प्रोटोटाइप के ज्योमेट्रिकल सिमिलर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मॉडल में सेम प्रोपोर्शन में इन एवरी डायरेक्शन में उसके साइड में कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो उस वो मतलब मॉडल में चेंजेस करें तब भी हम मॉडल से क्या करें, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये 7 पॉइंट था। नाउ 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में क्या कहते हैं, दिस एलिमिनेट्स द कंसिडरेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन इन द डिस्कशन ऑफ डायनेमिकल सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम डायनेमिकल सिमिलैरिटी के डिस्कशन में जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होती है उनकी जो कंसिडरेशन हम यहाँ लेके चलते हैं वो एलिमिनेट्स हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन रह जाती है। इतना क्लियर। देखो, जब हमने यहाँ पे किया था इक्विवेलेंट वाली चीज़ की थी तो हमारे पास यहाँ पे गवर्निंग इक्वेशन देन बाउंड्री कंडीशन आर सेम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास डायनेमिकल सिमिलैरिटी की हम बात करते हैं, उसके डिस्कशन में करते हैं, तो जो बाउंड्री कंडीशन की जो कंसिडरेशन होती है वो एलिमिनेट से हो जाती है। सिर्फ हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखो, इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, वी कैन से दैट टू फ्लूइड मोशन आर डायनेमिकल सिमिलर। मतलब मेरे पास दो फ्लूइड मोशन होंगे, वो डायनेमिकल सिमिलर कब होंगे, इफ विद ज्योमेट्रिकल सिमिलर बाउंड्रीज। मतलब उसकी अगर जो ज्योमेट्रिकल सिमिलर बाउंड्रीज हो। ठीक है, द फ्लो पैटर्न आर ज्योमेट्रिकल सिमिलर। इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास दो फ्लूइड है तो वो डायनेमिकल सिमिलर कब होंगे, जब वो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल सिमिलर मतलब बाउंड्रीज के साथ हो और उनका जो फ्लो पैटर्न है वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो। तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास दो फ्लूइड है, टू फ्लूइड। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे टू फ्लूइड है, इन दोनों मतलब जो फ्लूइड है यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया एक यहाँ पे हो गया, इतना मान लो। तो ये डायनेमिकल सिमिलर मेरे पास कब होंगे, जब ये दोनों जो हमारे पास यहाँ पे हैं ये ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो, ज्योमेट्रिकल सिमिलर बाउंड्रीज के साथ हो। ठीक है, और जो इनका फ्लो पैटर्न है वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो। तो यहाँ पे दो फ्लूइड मोशन को डायनेमिकल सिमिलर होने के लिए अगर हम कह सकें कि दो फ्लूइड डायनेमिकल सिमिलर हैं, वो तभी हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल सिमिलर बाउंड्रीज के साथ, उनका फ्लो पैटर्न ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो। इतना क्लियर हो गया। नाउ 10 पॉइंट, जो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट बनाया हुआ वो देखते हैं। ठीक है, तो 10 पॉइंट यहाँ पे बेटा क्या है, मेरे पास 10 पॉइंट है, फर्दर टू ज्योमेट्रिकल सिमिलर फ्लोज आर डायनेमिकल सिमिलर। मतलब मेरे पास अब क्या कर लिया है, इन्होंने यहाँ पे दो ज्योमेट्रिकल सिमिलर फ्लो ले लिए, वो डायनेमिकल सिमिलर होंगे कब होंगे, इफ फोर्स एक्टिंग एट एवरी पॉइंट आर सिमिलर। मतलब जो उसका हर एक पॉइंट है उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो काम कर रहा है वो क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये 10 पॉइंट्स बनाए थे इसकी थियोरी के। तो आई होप ये थियोरी के 10 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एक बार मैं इसको मतलब लैंग्वेज में बता देती हूँ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। डायनेमिकल सिमिलैरिटी की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास एक विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, तो उसके फ्लो को कंट्रोल करने वाले जितने फंडामेंटल इक्वेशन होते हैं उनके नॉन लीनियर कैरेक्टर के कारण हमारे पास उसके पास कोई जनरल मेथड नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि कुछ मेरे पास इन जो इक्वेशंस हैं इनके कुछ एग्जैक्ट सॉल्यूशन होते हैं, पर वो कब होते हैं, पर्टिकुलर केसेस में होते हैं और वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और ये जो कुछ मतलब कुछ ही होते हैं इनको कंसिडर कर लिया जाता है। पहले बोला कि जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, उसके बाद कुछ है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, विस्कोसिटी, जो हमारे पास विस्कोसिटी है उसके दो एक्सट्रीम केसेस, मतलब वेरी लार्ज वेरी स्मॉल, तो एक्सट्रीम केसेस पर हमने जो हमारे पास इक्वेशन है इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने दो थ्योरी स्टैब्लिश की, थ्योरी ऑफ स्लो मोशन एंड थ्योरी ऑफ बाउंड्री लेयर्स। बट अगर मैं विस्कोसिटी की मॉडरेट की केस में बात करूँ तो ये थ्योरी वहाँ पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इतना क्लियर हो गया।
फिर यहाँ पे हमारे पास टू एक्सट्रीम केसेस है, वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल। यहाँ पर जब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे काफ़ी ग्रेट मैथमेटिकल हमें डिफिकल्टीज हमने फाइंड की, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास विस्कस फ्लूइड है उसके बिहेवियर पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। इतना क्लियर हो गया। फिर अगर इन प्रैक्टिकल हम बात करें तो हमारे पास कुछ डिजाइनिंग होती है, जैसे शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, अंडर वाटर प्रोजेक्ट हो गए। ये हमें पता, इनको सिंपल सी है। इनके जो मॉडल्स होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो मॉडल्स पर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो हमारे पास रिलेट करना चाहिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट पर। ये जरूरी होता है, ये नेसेसरी है कि हमने कोई मॉडल तैयार किया, ठीक है, और उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बिहेवियर से मतलब रिलेट करना नेसेसरी है, मतलब जरूरी है, ठीक है। इनफैक्ट द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप शुड बी व्हाट इज कॉल्ड द डायनेमिकल सिमिलर। तो हमारे पास यहाँ पे जो मॉडल है, ठीक है, जो हम मॉडल बना रहे हैं, जो प्रोटोटाइप है, वो हमारे पास इस ऐसा होना चाहिए कि हम कह सके डायनेमिकल सिमिलर कहा जा सके, ठीक है। मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर हम बोलें, टू फिजिकल सिस्टम हमारे पास कब इक्विवेलेंट होंगे? अगर मेरे पास मैं बोलूँ दो फिजिकल सिस्टम होंगे, वो इक्विवेलेंट कब होंगे? जब उसकी हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन क्या हो, सेम हो दोनों सिस्टम की, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम को हम डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम कहते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास मॉडल जो है वो इस तरीके से, मतलब जो प्रोटोटाइप के ज्योमेट्रिकल सिमिलर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मॉडल है उसके मतलब उसमें सेम प्रोपोर्शन में इन एवरी डायरेक्शन में उसके साइड में अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उससे हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या, डायनेमिकल सिमिलैरिटी की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट्स हो जाती है। सिर्फ हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन रह जाती है। इतना क्लियर हो गया। फिर इन्होंने शॉर्ट में बोला कि मेरे पास दो फ्लूइड मोशन है, वो मेरे पास डायनेमिकल सिमिलर कब होंगे, ठीक है। वो डायनेमिकल सिमिलर हम कहेंगे उनको अगर मेरे पास ज्योमेट्रिकल सिमिलर बाउंड्रीज के साथ उसके फ्लो का पैटर्न जो है वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो जाए। इतना क्लियर। अब मेरे पास दो ज्योमेट्रिकल सिमिलर जो होते हैं वो डायनेमिकल सिमिलर हैं अगर उनके हर एक पॉइंट पर एक्टिंग फोर्स जो काम कर रहा है वो सिमिलर हो। तो यहाँ पे ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया एक थ्योरी के रूप में कि हमने पहले कोई जनरल सॉल्यूशन था नहीं, फिर कुछ जनरल मतलब पर्टिकुलर मतलब सॉल्यूशंस थे जिनमें रिस्ट्रिक्शन थी, फिर उसके बाद उस विस्कोसिटी के दो जो हमारे पास है टू एक्सट्रीम केसेस, वेरी लार्ज वेरी स्मॉल पर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दो थियरीज दी है, पर वो उसकी विस्कोसिटी की मॉडरेट केस में वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाती। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, अगर हम मतलब जब हम विस्कोसिटी की जो एक्सट्रीम केसेस है इन पर बात कर रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी मैथमेटिकली हमने मतलब डिफ़िकल्टीज वहाँ पे फाइंड की है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फाइंड करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे, तो हमारे पास जो विस्कस फ्लूइड है उसके बिहेवियर पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। फिर एक्सपेरिमेंट होने के बाद यहाँ पे हमें इन प्रैक्टिकली बता दिया, कुछ केसेस बता दिए कि हमारे पास मॉडल इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जो उसके मतलब प्रोटोटाइप है, मतलब जो मॉडल है अगर मैं उसके बिहेवियर की बात करूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट करूँ तो जो प्रोटोटाइप मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके हमारे पास क्या हो, उसका बिहेवियर रिलेट करे, मतलब सेम होना जरूरी है, ठीक है। और जो मेरे पास मॉडल है प्रोटोटाइप में, तो मॉडल और एक्चुअल ऑब्जेक्ट इस तरीके से होना चाहिए कि हम उनको डायनेमिकल सिमिलर कह सकें, ठीक है। फिर हमारे पास दो फिजिकल सिस्टम होंगे, वो इक्विवेलेंट कब होंगे, जब गवर्निंग इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन क्या हो, सेम हो, और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि जो मॉडल है हमारे पास उस मतलब मॉडल जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो। इसका मीनिंग है कि जो हमारे पास मॉडल है उसमें किसी भी सेम प्रोपोर्शन में इन एवरी डायरेक्शन में उसके साइड में जो भी चेंजेस करते हैं उससे हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट फिर भी कर सकें, मतलब कुछ भी चेंजेस करें पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट हम ऑब्टेन कर सकें। फिर हमारे पास अगर हम यहाँ पे डायनेमिकल
मतलब जो हमारे पास ये होता है यहाँ पर डायनेमिकल सिमिलैरिटी में, तो डायनेमिकल सिमिलैरिटी में बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, एलिमिनेट्स हो जाती है, सिर्फ हमारे पास ये रहती हैं। और इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि दो फ्लूइड जो होते हैं हमारे पास, दो फ्लूइड मोशन, वो डायनेमिकल सिमिलर कब होंगे, जब हमारे पास जो फ्लूइड बाउंड्रीज ज्योमेट्रिकल सिमिलर बाउंड्रीज के साथ जो फ्लो पैटर्न है वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और मेरे पास क्या है यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल सिमिलर जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल सिमिलर फ्लो जो होते हैं वो डायनेमिकल सिमिलर होंगे अगर उसके हर एक पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो सिमिलर हो। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो आई होप ये तो चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई होगी कि क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या चीज़ें हमने करी, ठीक है। अब देखो, we now discuss the condition under which the fluid motion are dynamical similar। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास फ्लूइड मोशन क्या होता है, डायनेमिकल सिमिलर होता है। इन अदर वर्ड्स में हम क्या कहें कि हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स फाइंड करेंगे जो हमारे पास फ्लो के प्रॉब्लम की कैरेक्टराइज को मतलब कैरेक्टराइज से रिलेटेड होता है, या उसकी विशेषता, जो फ्लो प्रॉब्लम है ना उसकी विशेषता में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग दिस पैरामीटर। जो हम यहाँ पे पैरामीटर्स फाइंड करने वाले हैं उनके हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला है इंस्पेक्शन एनालिसिस, सेकेंड है डायमेंशनल एनालिसिस। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंस्पेक्शन एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस होते क्या है। इनको हम अलग से भी करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें होता क्या है। इंस्पेक्शन एनालिसिस में क्या होता है, वी रिड्यूस द फंडामेंटल इक्वेशन टू ए नॉन डायमेंशनल फॉर्म। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मेरे पास फंडामेंटल इक्वेशन होती है उनको रिड्यूस करके यहाँ पर हम नॉन डायमेंशनल फॉर्म प्राप्त करते हैं, मतलब लेके आते हैं, और ऑब्टेन द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स फ्रॉम द रिजल्टिंग इक्वेशन। देखो, फंडामेंटल इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया तो वहाँ पे जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी उनसे हमने नॉन डायमेंशनल पैरामीटर यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। इतना क्लियर हो गया? दिस प्रोसीजर शुड always be used when the basic differential equation for a problem are available। तो ये जो मेरे पास प्रोसीजर है ये वहाँ पे हमेशा यूज होना चाहिए जहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम के लिए जो हमारे पास बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अवेलेबल हो। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, we form non-dimensional parameter from the physical quantities occurring in a problem। मतलब जो भी मेरे पास प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है, उसमें आने वाली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनसे हम यहाँ पे नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स प्राप्त करते हैं, चाहे हमें वहाँ पे जो गवर्निंग इक्वेशन हो उसकी नॉलेज मिसिंग हो, मतलब वो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो देखो, दो मेथड आए यहाँ पे पैरामीटर्स फाइंड करने के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? पहले में क्या था कि फंडामेंटल इक्वेशन से हमने नॉन डायमेंशनल फॉर्म वहाँ पे रिड्यूस करते हैं, जो रिजल्टिंग इक्वेशन होती है उनसे हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर ऑब्टेन करते हैं। और ये प्रोसीजर जो होता है हमारे पास प्रॉब्लम की अगर बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है अवेलेबल हो तो वहाँ पे यूज होना चाहिए। डायमेंशनल में क्या कह दिया कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उस टाइम पे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनसे हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर ऑब्टेन करते हैं, चाहे वहाँ पे हमें जो गवर्निंग इक्वेशन है उनकी नॉलेज मिसिंग हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कुछ नोट है, क्या है देखने में। सम ऑथर्स डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू मेथड्स। जो यहाँ पे दो मेथड मैंने बोले हैं ना कि इंस्पेक्शन एंड जो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास ये मेथड है इनमें वो डिफरेंशिएट नहीं करते, इनमें कुछ अंतर नहीं बताते। वो दोनों जो हमारे पास दोनों की जो स्टडी है वो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के ही थ्रू करते हैं। इतना क्लियर हो गया? वो मतलब जो भी हमारे पास है वो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसको स्टडी करेंगे, वो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं बताते। In two dynamical similar system, usually all the non-dimensional numbers cannot be matched. So strictly speaking, perfect dynamical similarity is rare. So many times we match only important non-dimensional number। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम दो डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम की बात करें,
में बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास नॉन डायमेंशनल नंबर्स होते हैं ना, वो वहाँ पे मैच नहीं कर सकते। ऑल द मतलब जितने भी नॉन डायमेंशनल नंबर्स हैं वो कैन नॉट बी मैच, मतलब मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब बोल दिया जाता है कि परफेक्ट डायनेमिकल सिमिलैरिटी जो हम बोलते हैं कि देखो हर काम परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट एंड नॉर्मल होता है, ठीक है, तो अगर मेरे पास डायनेमिकल सिमिलैरिटी में मैं परफेक्ट चेक करूँ तो ये बहुत रेयर होता है। तो इस वजह से हम मतलब काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ उन्हीं को मैच करते हैं जो हमारे पास इम्पोर्टेंट नॉन डायमेंशनल नंबर होते हैं। इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम में जो हमारे पास नॉन डायमेंशनल नंबर होते हैं ऑल सभी के सभी वो हम मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल दिया जाता है कि डायनेमिकल सिमिलैरिटी परफेक्ट रेयर होती है, इसलिए हम काफ़ी टाइम मतलब मैनी टाइम कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट नॉन डायमेंशनल नंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं को मैच करते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ये थियोरी थी इसकी, ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है जो इनके पॉइंट्स है। इसको थियोरी के रूप में जैसे मैं बता रही थी ना कि जनरल सॉल्यूशन पहले था नहीं, फिर कुछ फ्यू पर्टिकुलर केसेस के लिए आया, फिर विस्कोसिटी के दो एक्सट्रीम केसेस के लिए हमने यहाँ पे बात की, तो वहाँ पे दो थियोरी दी, पर वो भी वहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती है, जिसमें हमने काफ़ी सारी मैथमेटिकल डिफिकल्टीज यहाँ पे देखी और इस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। इतना क्लियर हो गया। फिर जो हमारे पास यहाँ पे हम मॉडल बनाते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो काफ़ी सारे मॉडल्स हम बनाते हैं, तो जो मॉडल्स हैं उन पर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बिहेवियर से मतलब मैच करने चाहिए, उनसे रिलेट करना जरूरी होता है। अब मॉडल जो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम कह सकें डायनेमिकल सिमिलर, ठीक है। तो मेरे पास दो फिजिकल सिस्टम आ गए, उनको डायनेमिकल मतलब उन दोनों फिजिकल सिस्टम को इक्विवेलेंट में कब कहूँगी, जब मेरे पास गवर्निंग इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन दोनों सेम हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉडल है वो ज्योमेट्रिकल सिमिलर होना चाहिए मेन ऑब्जेक्ट से, कि जिसमें हम, इसका मतलब क्या होता है सिमिलर होगा, इसका मतलब क्या होता है कि मॉडल में हम उसके साइज की मतलब सेम प्रोपोर्शन में इन एवरी डायरेक्शन में उसके साइज में कुछ भी चेंजेस करें तब भी हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर सके। जब हम यहाँ पे डायनेमिकल सिमिलरिटी की बात करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन को यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, सिर्फ हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन रह जाती है। अगर मेरे पास दो फ्लूइड मोशन है तो उनको डायनेमिकल सिमिलर हम कब कहेंगे, जब हमारे पास ज्योमेट्रिकल सिमिलर के साथ उनका फ्लो का पैटर्न ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो, ठीक है। फिर मेरे पास जो भी मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिमिलर हो फ्लो होगा वो डायनेमिकल सिमिलर कब होगा, जब उसके हर एक पॉइंट पर फोर्स एक्टिंग जो करता है फोर्स एक्ट करता है वो सिमिलर हो। फिर यहाँ पे हमने डायनेमिकल फ्लूइड के डायनेमिकल सिमिलर जो है उसकी कुछ कंडीशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हम दूसरे वर्ड में कहते हैं हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स फाइंड करेंगे फ्लो प्रॉब्लम के, कैरेक्टराइज जो मतलब फ्लो हमारे पास जो फ्लो की जो प्रॉब्लम है उसकी विशेषता के लिए जिसमें विशेषता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दो मेथड हमारे पास आ गए, इंस्पेक्शन एनालिसिस और डायमेंशन एनालिसिस। इसमें क्या है, इंस्पेक्शन एनालिसिस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रॉब्लम की बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल हो, वहाँ पे यूज़ करना जरूरी है। इसमें क्या कहते हैं फंडामेंटल इक्वेशन को नॉन डायमेंशनल फॉर्म हम रिड्यूस करते हैं, उसके बाद जो रिजल्टिंग इक्वेशन है उनसे हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर ऑब्टेन करते हैं। पर डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनसे हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर ऑब्टेन कर लेते हैं, भले से हमें गवर्निंग इक्वेशन की वहाँ पे नॉलेज मिसिंग हो। कुछ हमारे पास ऑथर्स क्या होते हैं इन दोनों मेथड में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो मैक्सिमम हमारे पास जो भी होता है स्टडी करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। फिर डायनेमिकल सिमिलर सिस्टम में हम अगर बात करें तो जितने भी हमारे पास ऑल नॉन डायमेंशनल नंबर्स होते हैं वो कैन नॉट मैच नहीं कर सकते, बहुत जो परफेक्ट डायनेमिकल सिमिलैरिटी होती है वो बहुत रेयर होती है। तो हम काफ़ी टाइम ऐसे कर लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नॉन डायमेंशनल नंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं को मैच करते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको थियोरी में याद होगी होंगी कि क्या क्या चीज़ें डायनेमिकल सिमिलैरिटी में होती हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।